Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Roadmap to Energy Justice. And this topic is important from our syllabus GS Paper 3 infrastructure point of view, especially from energy segment. तो देखिए ये आर्टिकल लिखा है हरदीप पुरी जी ने, मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने। इस आर्टिकल में उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और अगला जो 2 डिकेड है 2020 से लेकर के 2040 वाला डिकेड, इसमें अगर हमें अपने फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो हमें इंश्योर कराना होगा एनर्जी जस्टिस। तो एनर्जी जस्टिस क्या चीज़ होती है? एनर्जी जस्टिस का मतलब है एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू लार्ज पॉपुलेशन। जैसे बिजली हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हम सब के लिए एक्सेसिबल भी रहें, अवेलेबल भी रहें और अफोर्डेबल भी रहें, हम इसको ख़रीद भी पाएँ, इस्तेमाल भी कर पाएँ। अगर ये चीज़ हम इंश्योर करा पाएँ तभी जा कर के इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहेगी इवन टिल 2040। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो हरदीप पुरी जी लिखते हैं कि मौजूदा हालात तो काफ़ी ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंपेयर विथ सिचुएशन इन यूएस, कनाडा, स्पेन एंड यूके, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम 35 से 40% बढ़े हैं, 35 to 40% इट हैज़ गॉन अप। You see the neighboring countries of India like Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, they are short on fuel, they are facing energy crisis. But still ऑयल प्राइसेस इन इंडिया हैव रिमेंड स्टेबल फॉर अ ईयर और सो। उनका कहना है कि पिछले साल तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, लेकिन लगभग 1 साल से ऑयल प्राइसेस हैव रिमेन स्टेबल एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल इन नियर फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें तो एक पॉजिटिव हैं, लेकिन ये लंबे समय तक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसको लेकर के भारत सरकार को कंसर्न होना होगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी इन ऑर्डर टू इंश्योर एनर्जी जस्टिस। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हिसाब से डेटा देखा जाए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा आज भी हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है कोल से, अबाउट 70%, एंड देन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो एंड बायोमास, वहाँ से 11.4, एंड देन देर आर हाइड्रो, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, डीजल, ये सब है। तो मेजर क्या है? कोल एंड देन रिन्यूएबल एनर्जी। अब वापस से मुद्दे पे आते हैं कि जो हाल फिलहाल में इंडिया ने अपने प्राइसेस को स्टेबलाइज कर रहा हुआ है, अपोजिट ऑफ दैट हैज़ बीन सीन इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएस एंड इवन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एनर्जी प्राइसेस? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है चीपर इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया। जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए फॉर इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन, इंडिया ने उसके बावजूद भी रसिया के साथ ऑयल ख़रीदना कंटिन्यू किया। रादर इंडिया ने इस पोजीशन का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए इंडियाज़ बार्गेनिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रसिया इंक्रीज्ड और इम्प्रूव्ड, एंड दैट इज़ हाउ इंडिया वाज सक्सेसफुल इन बाइंग crude oil from Russia at somewhere close to $30 per barrel cheaper as compared to global rate. तो सस्ता क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं रसिया से। दैट इज़ वन रीज़न वाई वी हैव बीन एबल टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ एनर्जी सोर्सेज स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल। देन देयर हैव बीन मैसिव कट्स इन एक्साइज ड्यूटी एंड वैट रेट्स ऑफ दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Oil PSUs, oil related PSUs, ONGC, IOCL, they have absorbed huge losses. Export cess on petrol, diesel and aviation turbine fuel have been put, ताकि इनका एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। पेट्रोल डीजल हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हाल फिलहाल में निकल करके आ रहा था कि हम लोग यूरोप को सप्लाई करने वाले सबसे बड़े सप्लायर बन गए हैं ऑफ दीज पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स। उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क ऑफ क्रूड ऑयल सप्लायर्स, तो हमने पूरा अपना नेटवर्क भी एक्सपैंड किया दुनिया के अलग अलग देशों में। एक्सपेंशन ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, सो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में इंडिया हैज़ बिकम 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना एंड रसिया। तो ये सब कारण है जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि इंडिया ने अपने पेट्रोकेमिकल सेक्टर को स्टेबलाइज किया है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि एनर्जी प्राइसेस रिमेन स्टेबल। अब फ्यूचर में इंडिया के क्या रोड मैप होने चाहिए?
किस तरीके का तरीका स्टेप्स अपनाने चाहिए इंडिया को, ताकि हमारी एनर्जी जस्टिस इंश्योर हो। एनर्जी जस्टिस आने वाले 2 डिकेड में 2020 से 40 तक एनर्जी जस्टिस इंश्योर कराने के लिए, तो करंट एनर्जी सिचुएशन जो है वो ठीक है, रिलेटिवली स्टेबल है, बट दैट डज नॉट गारंटी फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दस इंडिया नीड्स टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप ऑफ एनर्जी जस्टिस। हमें एक रोड मैप चाहिए एनर्जी जस्टिस इंश्योर कराने के लिए, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इंश्योर कराने के लिए। और वो रोड मैप के डायरेक्शन में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने, वो ज़रा देखते हैं। तो यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए या एनर्जी जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए भारत सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो ट्रेडिशनल फ्यूल्स का एक्सप्लोरेशन को लेकर के काफ़ी सारा रिफॉर्म लाया गया है। जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर के बहुत सारा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया जा रहा है। तो देयर हैव बीन ए टारगेट बाय 2025 की जो मौजूदा जो हमारा एक्सप्लोरेशन एरिया है ट्रेडिशनल फ्यूल्स के लिए वो 8% है, समवेयर क्लोज टू 8% ऑफ आवर लैंड, उसको एक्सपैंड करके 15% तक पहुंचा देना है बाय 2025। EEZ वाला जो एरिया है दैट इज़ जनरली वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। EEZ वाले एरिया में कम से कम 99% एरियाज़ को हम लोग बना देंगे नो गो एरिया, या 99% एरिया जो अभी नो गो एरिया है या प्रोहिबिटेड एरिया है उनको हम लोग कट डाउन कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल या नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो सके। इंडिया इज़ ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोडक्शन पे और उसके सप्लाई पे हम फोकस कर रहे हैं। तो गैस मार्केट डेवलप होने के लिए किरत पारेख पैनल का रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया भारत सरकार ने फॉर हैविंग ए यूनिफॉर्मिटी इन गैस प्राइसिंग इन इंडिया। तो गैस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए देयर हैज़ बीन ए कॉन्सेप्ट नोन एज वन नेशन वन पाइपलाइन कॉन्सेप्ट। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, इसके लिए लाया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत 9.5 करोड़ फैमिलीज़ को LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ फोकस किया जा रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब मोर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए आपको याद होगा पंचामृत स्ट्रैटेजी जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था एट ग्लासगो इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। वहाँ पे पंचामृत स्ट्रैटेजी बनाई गई, जहाँ पे ये सब बातें कही गई हैं कि नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोडक्शन हम लोग करेंगे अप टू 500 गीगावाट बाय 2030। द कंट्री विल मीट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये पंचामृत आपको रटे ही होने चाहिए, इसको तो आपको जानना चाहिए। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोडक्शन होगा 2030 तक। 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। And India will reduce its total projected carbon emission by 1 billion tons by 2030. India will cut the carbon intensity of its economy less than 45%. Carbon intensity मतलब carbon emission per unit GDP. Country will achieve net zero by 2070. तो ये सब एनर्जी ट्रांजिशन के सब तरीके हैं। उसमें से भी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर फेम स्कीम या नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये सब मैं करा चुका हूँ। ये सब तरीके हैं एनर्जी ट्रांजिशन के जिस पर भारत सरकार फोकस कर रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर एनर्जी जस्टिस। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पे फोकस कर रही है। तो 2018 में ही लेकर के आई है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वेयर एथेनॉल विल बी ब्लेंडेड विथ ट्रेडिशनल फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल अप टू 20%। E20 कहा जाएगा उसको, एथेनॉल 20 शॉर्ट में कहा जाएगा E20, जिसका मतलब है 20% उसमें एथेनॉल ब्लेंडेड रहेगा। ये टारगेट 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है इसको हमें अचीव करना है बाय 2025। करेंटली द लेवल ऑफ ब्लेंडिंग इज समवेयर क्लोज टू 8%। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसके अंतर्गत क्लीनर सोर्स से हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे एंड द टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस समवेयर क्लोज टू 4 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा। और उम्मीद है कि लगभग हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए तक का क्रूड ऑयल पे जो हम खर्च करते हैं एज़ फार एज इम्पोर्ट ऑफ सच क्रूड ऑयल और उसका इम्पोर्ट बिल इज़ कंसर्न। तो मुद्दा ये है कि जैसे जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सक्सेसफुल होता जाएगा क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम होता जाएगा और हम साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक बचा पाएंगे। तो कंक्लूजन में कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं कि द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबोव पॉलिसीज will provide base for Indian economy to attain goal of 26 trillion
इकॉनमी बाय 2047। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो 2047 तक अपनी इकॉनमी के लिए टारगेट रखा है ऑफ मेकिंग इट 26 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। और ये हम तभी अचीव कर पाएंगे जब एनर्जी रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है इट विल बी इंश्योरिंग एनर्जी जस्टिस इन द सेंस अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन ये है कुछ, ये सवाल यूपीएससी मेंस में आया था 2018 में। एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल and modern energy is sine qua non to achieve sustainable development goals. Comment on progress India made in India in this regard. तो समझिए तो सिंपल सा ही सवाल है। सवाल सरल सा है कि जब तक हम लोग मॉडर्न, अफोर्डेबल और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं डेवलप कर पाते हैं तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को हम लोग अटेन नहीं कर पाएंगे। इस डायरेक्शन में हमने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं अभी तक, एंड जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आप आंसर तो लिख ही सकते हैं, बट फिर भी मैं एक आंसर लिख करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप सबको एक अंदाज़ा लग सके कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं और पूरा आपका पेपर भी भर जाए। आपको इन सब तरीके अपनाने होंगे आंसर कंप्लीट करने के लिए। जीएस पेपर में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेटा, फैक्ट्स। जब भी आप अपने किसी आर्गुमेंट को फैक्ट्स या डेटा से सब्सटेंशिएट करते हैं तो आपको बेहतर नंबर मिलता है। तो रादर दैन राइटिंग प्लेन पैराग्राफ मैनर, ट्राई टू मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर लोडेड विथ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है कि एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन मेंबर्स फॉर देमसेल्व्स। फिर तुरंत हम आ गए इस तरह के कुछ अप्रोच पे कि अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी इज गोल्डन थ्रेड दैट कनेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दैट कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। फिर हमने क्या कहा, एब्सेंस ऑफ रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी में फर्दर वाइडेंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी, and thus energy justice is an important goal for government of India. Steps taken to promote energy affordability and reliability। जो क्वेश्चन के की वर्ड्स होते हैं उन की वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप आंसर लिखना शुरू करें और आप उसको ब्रैकेट में डाल दें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि अच्छा यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट एनर्जी अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। पीएम कुसुम स्कीम आपको पता होगा कि फार्मर्स को सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर इरिगेशन एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड सौभाग्य स्कीम। अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी एट हाउस होल्ड लेवल, इसके लिए पीएम उज्ज्वला योजना। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 9.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। उजाला योजना, अफोर्डेबल एलईडी टू ऑल। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सारी स्कीम्स हैं, और भी हैं, लेकिन जितना मुझे याद आया मैंने लिखा है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। उदय स्कीम लाया गया था फॉर रिवैम्पिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जिसमें डिस्कॉम और जेनकॉम्स को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को और पावर जनरेशन कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाने पे फोकस किया जाएगा एंड फोकस किया जाएगा कि उनका पावर थेफ्ट और ट्रांसमिशन लॉसेस को रिड्यूस किया जाए। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, तो नेशनल सोलर मिशन हो गया, पंचामृत स्ट्रैटेजी हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं। इंक्रीज ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड ए न्यू पॉलिसी जिसका नाम है हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। देखिए ये सब कुछ मैं पहले करा चुका हूँ, हेल्प हो गया, नेल्प हो गया, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि कल मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ चीज़ों को डिटेल में बताइए। अगर मैं सारी बातों को डिटेल में बताने लगूंगा तो यहाँ वक्त ज़्यादा लग जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दे दीजिए, मैं आपको उस दिन का डेट लिख करके दे दूंगा कि इस तारीख को हमने ये टॉपिक कराया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आप जा करके वो देख सकते हैं। राइट, तो जैसे कि हेल्प या नेल्प मैंने कराया है डिटेल में। कल कोई स्टूडेंट कह रहे थे आई थिंक पीएम पोषण और मिड डे मील स्कीम के बारे में ज़्यादा बताइए, तो उसको भी मैंने कराया है पहले, आप मुझे बताएं, आप मैं उसका डेट दे सकता हूँ और वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं।
Similarly, you see overall area under oil exploration has to be increased from 8% to 15%. फिर भी आपके पास कई सारे और एग्जांपल्स थे, तो आपने ऐसे हेडिंग देकर के लिख सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक इंटरवेंशंस करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वन नेशन वन पाइपलाइन, जिसके अंतर्गत आता है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, पीएम ऊर्जा गंगा एंड ऑल। आपने एकदम स्टफ कर दिया इंफॉर्मेशन आफ्टर इंफॉर्मेशन, रादर दैन मेकिंग अननेसेसरी टॉक्स. You give more and more information, and then you can conclude something like this: if India has to attain the goal of $26 billion economy by 2047 and improve upon SDG parameters like poverty and hunger, focus on attaining SDG number 7, that is affordable and reliable energy for all, is sine qua non. The next article is about World Press Freedom Index 2023. This topic is important from our syllabus. GS paper 1. Important from our syllabus. Paper 1 essay perspective, it is not GS paper 1, it is overall paper 1 essay perspective and GS paper 2 Indian polity point of view. तो कल भी हम लोग प्रेस फ्रीडम की चर्चा कर रहे थे, आज आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023. देखिए क्या होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. एक इंडेक्स है जो हर साल पब्लिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन पेरिस एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट एनजीओ विद कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन एंड यूनेस्को. द इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द जर्नलिस्ट. लुक, this World Press Freedom Index is about available freedom to the journalist. It is not an indicator of the quality of journalism. कितना फ्रीडम है बस उसको चेक किया जाता है, कितनी क्वालिटी है जर्नलिज्म में उसके बेसिस पर रैंकिंग नहीं होती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया का रैंक लगातार गिरता ही जा रहा है. लास्ट ईयर हमारा रैंक 143 से गिर करके 150 हुआ था, अब 150 से गिर करके 161 हो गया आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2023. In World Press Freedom Index, India's ranking, as per the report, fell back because of the following reasons: violence against journalists and political partisan media. बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड विथ वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट नेचुरली hints that the media in our country is not acting in a very free manner, independent manner, and that is why India's rank in World Press Freedom Index is subsequently declining. In fact, India's rank is worse than countries like Pakistan, Sri Lanka, but slightly better than Bangladesh. इस टॉपिक बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 100th एपिसोड ऑफ मन की बात. And this topic is important from our syllabus, GS paper 4, ethics and integrity point of view. तो देखते हैं पहले मन की बात के बारे में और फिर देखेंगे कि एथिक्स इंटीग्रिटी में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है. तो मन की बात आप सब जानते ही होंगे, इंडिया रेडियो प्रोग्राम है hosted by Prime Minister Narendra Modi himself, where he addresses the people of the nation on All India Radio, Doordarshan, National and DD News. The main purpose of the program is to establish a dialogue with the citizens on day-to-day governance issue. ये जो प्रोग्राम है विजुअली इनरिच्ड रेडियो प्रोग्राम भी होता है, मतलब इमेजेस बदलते रहते हैं, ऐसे होता है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है फर्स्ट विजुअली इनरिच्ड रेडियो प्रोग्राम. द करेंट न्यूज़ इज दैट द मन की बात कंप्लीटेड 100 एपिसोड रिसेंटली, इसी कारण से न्यूज़ में था. तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मन की बात? इसमें अलग अलग इशूज़ पे चर्चा होती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब पे चर्चा होती है. मन की बात ऑल्सो फोकसेज ऑन प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया. मन की बात ऑल्सो हाईलाइटेड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ मैनी इंडियंस. इंडियन कंपनियां हों या इंडियंस, उनके सक्सेस स्टोरीज पे मन की बात में चर्चा होती है. जैसे कू ऐप के बारे में, जो इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है फेसबुक की तरह, उसके बारे में चर्चा हुई मन की बात में. चन्नापटना टॉयज़ के बारे में चर्चा हुई मन की बात में. मन की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मायने में हो जाता है कि इसकी मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनल कनेक्ट बना पाते हैं मासेस के साथ, और फिर उस कनेक्ट के बेसिस पे, पर्सनल कनेक्ट जो बना पाते हैं मासेस के साथ, उसके बेसिस पे वो फिर मासेस को मोटिवेट कर पाते हैं टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट मूवमेंट्स, जैसे मिशन लाइफ हो गया, मूवमेंट सेल्फी विद डॉटर, इनक्रेडिबल इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग फ्री इंडिया. ये सब जो मूवमेंट्स हैं और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उसका एक मुख्य कारण है मन की बात.
इंटरैक्टिव नेचर होता है मन की बात का ऑफ कोर्स, जिसमें अलग अलग फील्ड से लोगों को मौका दिया जाता है अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने का। और मन की बात इस अपॉलिटिकल कैरेक्टर, इसमें प्रधानमंत्री जी कभी भी पॉलिटिकल बातें नहीं करते। अभी कैसे इसका आइडिया का इस्तेमाल किया जाए मन की बात पे, मुझे नहीं लगता है सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा, लेकिन मेंस में एथिक्स पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड एग्जीक्यूटिव रोल, इट इज़ अबाउट कनेक्शन विद फॉलोअर्स। तो आपको ऐसा कुछ लिखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए लीडर इज एबिलिटी टू हैव अ विजन फॉर कॉमन गुड, ability to communicate the vision with his or her followers and motivate the followers to take a risk for the collective goal। ये 3 मुख्य एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी लीडर के। फॉर उसके पास विजन होना चाहिए, उस विजन को अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए और अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर पाए उस विजन के लिए कुछ रिस्क उठाने के लिए। और ये सब वही कर सकता है जो क्लियर कम्युनिकेशन करना जानता हो और जो अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जानता हो। तो बेसिकली जो सवाल का मुख्य टॉपिक था कनेक्शन, उस पे आप आ गए कि लीडर होने के लिए कनेक्शन होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द मासेस या फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। फिर जो दूसरा टॉपिक था कि लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड एग्जीक्यूटिव रोल, उसको भी थोड़ा हमने एड्रेस कर दिया कि मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड कैनोटेशन अबाउट लीडरशिप इज़ अबाउट एग्जीक्यूटिव पोजीशन और टाइटल्स सच एज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, etc. But leadership attains its true essence in connection। किस तरह का कनेक्शन? कनेक्शन बिटवीन द लीडर एंड हिज और हर फॉलोअर्स एंड कनेक्शन बिटवीन फॉलोअर्स एंड द कॉमन गोल। ये 2 तरह के कनेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इफ़ यू हैव टू बिकम अ गुड लीडर। आप अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छा कनेक्शन बना पाएँ और फॉलोअर्स और जो गोल आप फॉलो करना चाह रहे हैं उसके बीच में आप अच्छा कनेक्शन बना पाएँ। और इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ ग्रेट ओरेटर। तो अगर हमें लगता है कि ये जो पब्लिक स्किल्स कैपेसिटी है ये आदमी को लीडर बनाता है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। बेस्ट एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी। रादर ही डिड नॉट इवन हेल्ड एनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन। दैट मीन्स महात्मा गांधी इज अ गुड एग्जाम्पल टू प्रूव कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट होल्डिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन। Yet he was a great leader. He was very successful in establishing connections with the masses. He was successful in establishing connection with the people, and that is why he was successful in transforming freedom movement into a mass movement. That was his success. Otherwise गांधी जी से पहले मुख्य समस्या तो यही थी कि फ्रीडम मूवमेंट जो है वो काफ़ी लो स्केल पर चलता था, मास मूवमेंट हो नहीं पाता था। सेकेंड, ही वॉज एबल टू कनेक्ट द गोल ऑफ फ्रीडम विद द masses, and that is why masses participated in such a strong manner in different movements launched by गांधी जी, may it be non-cooperation movement, CDM या क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर यहाँ पे आप मन की बात की चर्चा कर सकते हैं कि मन की बात प्रोग्राम बाय PM मोदी हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग कनेक्शंस विद द कॉमन सिटीजन्स। और इसी कारण से ये प्रोग्राम जो है इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, मिशन लाइफ, ड्रग फ्री इंडिया। क्योंकि ये सारे जो स्कीम्स हैं इसमें मेनली बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहेवियर को कुछ हद तक स्विच करने में या शिफ्ट कराने में हेल्प किया है बाय ऑफ द कॉमन मासेस बाय इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन विद देम थ्रू मन की बात। यहाँ पे एक आप कोट भी लिख सकते हैं विलियम ग्लैडस्टोन का, फॉर्मर PM, ही सेज ऑफ UK, ही सेज इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू डू रॉन्ग एंड ईजी टू डू द राइट। यानी कि सरकार का ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों को ऐसे कन्विंस करे, ऐसे मोटिवेट करे कि लोग गलत काम करें ही नहीं और हमेशा अच्छे काम करें। और ये तभी हो सकता है जब एक लीडर इस बात को समझे कि जो ट्रू एसेंस ऑफ लीडरशिप इज नॉट प्रैक्टिसिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बट इट ट्रू लीडरशिप इज इन एस्टैब्लिशिंग connections with the masses. Then only you can make it difficult to do wrong and easy to do right if you have connections with the masses. The next article is about Channa Patna toys. This topic is important from prelims exam point of view. Channa Patna toys. देखिए, Channa Patna toys are manufactured in Channa Patna in the Ramgarh district of Karnataka. तो टाउन ऑफ चन्ना पटना जो कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, टाउन ऑफ चन्ना पटना जो कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे चन्ना पटना टॉयज़ बनाए जाते हैं। ये इटी टोकप्पा टॉयज़ कुछ दिनों पहले, लगभग 2 महीने पहले मैंने पढ़ाया था। और ये चन्ना पटना टॉयज़ बहुत सारा मिलता जुलते हैं। दे आर हैंड मेड टॉयज़, दे आर पेंटेड इन ऑर्गेनिक कलर्स, मेड अप ऑफ नेचुरल डाइज, 100% केमिकल फ्री। दे आर मेड अप ऑफ आयरी वुड and you see most of their shapes are round
and cubes with blunted edges so that they are completely safe for kids. They received, Channapatna toys received GI tag in 2005. चन्नापटना टॉयज़ की अगर बात की जाए तो दे आर एसोसिएटेड विद द रूलर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने पर्सिया से आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया था, जो लोगों को, जो चन्नापटना के जो लोकल लोग हैं उनको उन्होंने फिर ये चन्नापटना टॉयज़ बनाने की जो स्किल ट्रांसफ़र की, जिसके बाद ये जो कल्चर है या ट्रेड है चन्नापटना टॉयज़ का, इट थ्राइव्ड लोकली इन चन्नापटना। चन्नापटना जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको GI टैग भी मिला है 2005 से ही। हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह के जो सिमिलर टॉय जो चाइना से बन करके आते हैं उस पर बैन लगा दिया है। सो इससे चन्नापटना टॉयज़ बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कारीगर हैं, आर्टिस्ट, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ दे बिलीव कि इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, विंडहॉक डिक्लेरेशन, इट इज एसोसिएटेड विद प्रेस फ्रीडम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।